फाइनली ब्रेक के बाद वन पीस चैप्टर 1048 आ चुके हैं और लास्ट चैप्टर के बाद मैं जॉय बॉय और जुनिशा के बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अब मुझे नहीं पता इसमें जुनिशा और जॉय बॉय के बारे में और जानने को मिलेगा भी या नहीं। तो इस चैप्टर का नाम है कोमुरासाकी, जिससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस चैप्टर में हमें हियोरी और ओरोची के बारे में और ज़्यादा जानने को मिलेगा। तो इसके कवर पेज में हम पुडिंग को देख सकते हैं जो योंजी और निजी को मार रही है। अब वो ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि योंजी और निजी ने सांजी को बहुत बुली किया है और उसी का रिवेंज इसलिए वो ऐसा कर रही है। और हम लोग जानते हैं कि पुडिंग अब सांजी से लव करती है, इसलिए वो रिवेंज ले रही है। फिर चैप्टर स्टार्ट होता है मोमोनोसुके से, जिसका कहना है कि ओडन ने अपने लॉगबुक से सबसे इंपॉर्टेंट पेजेस फाड़ दिए हैं जो कि लाफ्टेल के बारे में होते हैं। अब ओडन ने ऐसा क्यों किया, इसके मुझे दो रीजंस लगते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये रीज़न हो सकता है कि वो पेजेस किसी बुरे आदमी के हाथ में ना पड़े जिससे कि लोगों को कुछ खतरा हो, इसलिए ओडन ने वो पेजेस फाड़े होंगे। या फिर दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि वो जॉय बॉय के लिए फाड़े हो। मतलब अब देखो, ओडन को तो पता ही था कि 20 सालों बाद कोई ना कोई आने वाला है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर उसे पता था कि कोई आने वाला है तो उसे लॉग बुक देकर तो हेल्प ही होगी, तो लाफ्टेल के पेजेस को क्यों फाड़ा। तो देखो गाइज, इसका रीज़न ये हो सकता है कि साबोडे आर्क में तो हमने देखा ही था, जब साबोडे आर्क में रॉबिन रेली से पूछती है कि विल ऑफ डी क्या है, तब रेली आंसर करता है कि मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी बता सकता हूँ, बट देखो हमारा आंसर अलग था विल ऑफ डी के बारे में जानने के बाद या फिर लाफ्टेल पे पहुँचने के बाद, और तुम लोगों का अलग हो सकता है। तो ऑब्वियसली यही रीज़न हो सकता है कि ओडन ने उन पेजेस को फाड़ा हो, क्योंकि वो नहीं चाहता कि 20 सालों बाद जो आएगा उसका भी सेम कंक्लूजन निकले। वो चाहता है कि वो अपने दम पे लाफ्टेल को ढूंढे, वन पीस को ढूंढे, वर्ल्ड सेंचुरी का पता लगाए और वो खुद से अपना एक कंक्लूजन निकाले, ना कि उनके कंक्लूजन के बेस पे कुछ जज करे। तो मुझे लगता है ये दूसरा रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से ओडन ने वो पन्ने फाड़े हो। आपको क्या लगता है गाइज, फील फ्री टू कमेंट। फिर हम ओरोची को देख सकते हैं। अब ओरोची जिस कमरे में होता है ना, उसी की छत से फंसा होता है और कोमुरासाकी ओरोची को अपनी असली पहचान बताती है। अब हियोरी अपनी असली पहचान बता रही है, इसका एक ही मतलब हो सकता है क्योंकि अब उसे ओरोची से डरने की कोई ज़रूरत नहीं, या फिर उसने ओरोची को फंसा के रखा है, जिसकी वजह से अगर उसको अभी उसकी पहचान भी पता चल जाती है तो उससे कोई खतरा नहीं होगा। और ऐसा ही होता है क्योंकि ओरोची अब ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता है क्योंकि हियोरी ने उसे सिस्टोन से बने किसी चीज़ से मारा होता है। और हम तो जानते हैं कि सिस्टोन की वजह से कोई भी अपने डेविल फ्रूट पावर्स को यूज़ नहीं कर पाता है। देखो, अब तक मुझे ऐसा लग रहा था कि हियोरी ओरोची के सामने है तो उससे कैसे लड़ पाएगी, या फिर मैं ये सोच रहा था कि ओरोची को हराने के लिए कोई आएगा जैसे कीमोन या कोई और। बट फिर बाद में उनकी भी हालत ख़राब होने लगी तो मैं सोचने लग गया था कि हियोरी को अब कौन बचाएगा, क्योंकि देखो भाई, अपना हीरो जोरो भी बहुत गलत हालत में है अभी, तो हियोरी को बचाने वाले बहुत कम लोग थे। बट हियोरी को बचाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही ऐसे मुझे लग रहा है, क्योंकि वो पूरा प्लान बना के आई थी ओरोची को मारने के लिए। और भाई मुझे ये सीन लिटरली बहुत सही लगा है, क्योंकि देखो ओरोची को अगर हियोरी मारती है तो बहुत सही स्टोरी होगी, क्योंकि हियोरी, मोमोनोसुके, वान, जिनके साथ भी जो भी हो रहा है उन सब के लिए काइडो जितना जिम्मेदार है, उससे कहीं ज़्यादा ओरोची जिम्मेदार है। और भाई एक बार के लिए मोमो ने तो टाइम ट्रैवल कर लिया था, बट हियोरी के बचपन के बारे में सोच के देखो भाई, उसने 20 साल पूरे निकाले उसी डर में, उसी रिवेंज की फीलिंग के साथ। तो मेरे ख्याल से ओरोची से बदला लेने के लिए मोमो से बेटर कैंडिडेट हियोरी है। अब आगे यही देखना है कि ओरोची अगर छूटता है और हियोरी पे अटैक करता है या नहीं, या फिर हियोरी ओरोची को मारने में कामयाब हो जाती है। और अगर ओरोची फ्री होता है और हियोरी पे अटैक करता है तो उसे बचाने के लिए कौन आ सकता है। मे बी डेंजिरो आ जाए तो बहुत सही सीन होगा, बट देखते हैं अभी क्या होता है। फिर हम मास्क पहने हुए CP0 मेंबर और ईजो को देख सकते हैं, और इन दोनों ने एक दूसरे को नॉकआउट कर दिया है। अब ये फाइट बहुत सही हुई होगी गाइज, क्योंकि देखो ईजो भी बहुत स्ट्रांग है। एक तो वो वानो से है, दूसरा उसने ओडन के अंडर ट्रेनिंग ली है, देन वो व्हाइट बियर्ड के साथ भी रहा है और व्हाइट बियर्ड का एक कमांडर भी रह चुका है। इसका मतलब वो ऑब्वियसली बहुत स्ट्रांग होगा। और CP0 का एक मेंबर को हराया है उसने। हरा मतलब देखो, अब दोनों ही नॉक हुए तो दोनों इक्वल हो सकते हैं, लेकिन देखो CP0 के उस मास्क मेंबर के साथ उसका बॉस भी था, मतलब CP0 का जो भी बॉस है वो भी था। तो ऑब्वियसली इट्स अ 2-on-1 या फिर 1-on-1 भी हुआ होगा, बट दोनों ही नॉक है। तो हम देख सकते हैं कि भाई ईजो बहुत स्ट्रांग है। देन हम CP0 के बॉस को देख सकते हैं, जिसे गोरोसे से नए ऑर्डर्स मिलते हैं, जो ऑर्डर ये होते हैं कि स्ट्राइट लूफी को तुरंत ख़त्म किया जाना चाहिए। अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने कहा था कि गोरोसे जिसे एलिमिनेट करने की बात कर रहे हैं वो शायद लूफी हो सकता है, बट अगर लूफी होता है तो ऑब्वियसली ये लोग फेल होने वाले। अब गोरोसे ने ये ऑर्डर क्यों दिया है इसके बारे में डिटेल में वीडियो में ज़रूर बात करेंगे,
क्योंकि भाई मुझे ये टॉपिक बहुत सही लग रहा है। फिर हम ओनिगाशिमा के बाकी हिस्सों में क्या चल रहा है उसकी थोड़ी डिटेल में जानकारी देख सकते हैं। सबसे पहले तो नैरेटर राइजो की जीत की अनाउंसमेंट करता है और जिनबे राइजो को बचा लेता है, क्योंकि देखो राइजो भी पूरा जल चुका था और ऑब्वियसली वो एग्जॉस्ट हो चुका होगा पूरा। तो जिनबे ने बहुत सही किया है उसे लास्ट मोमेंट पे जाके बचा कर। फिर हम फ्रैंकी को जोरो को बचाते हुए देख सकते हैं। फ्रैंकी अपने साइबर आर्म से जोरो को बचाता है, जो कि होने वाला था क्योंकि हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि सांजी जोरो की तरफ बढ़ रहा है और जोरो है सीधा आइलैंड से नीचे गिर रहा होता है। तो लकीली भाई फ्रैंकी उसे बचा लेता है, जो कि बहुत सही बात है क्योंकि ऑब्वियसली जोरो मेरा फेवरेट कैरेक्टर है, तो खुश तो होने वाला हो। और हम उसब को भी कीमोन और कीकू को बचाते हुए देख सकते हैं। फिर हम काइडो को एक छोटा सा फ्लैशबैक देख सकते हैं जब वो पहली बार बिग मॉम से मिला था। जब काइडो सिर्फ 15 साल का था, बिग मॉम कहती है मैं लिन लिन हूँ, वो वुमन जो किंग ऑफ द सीज बनने वाली है। तो गाइज हम इससे देख सकते हैं कि बिग मॉम भी पहले से बहुत डिटर्मिनेंट थी, जैसे अपना लूफी है किंग ऑफ द पायरेट्स बनने के लिए। और ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द पायरेट्स होते हैं, बट बिग मॉम एक योनको बन चुकी है, तो वो ऑब्वियसली इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। अब बिग मॉम काइडो से अपनी पहली मुलाकात में उससे उसकी उम्र पूछती है और जब काइडो अपनी उम्र बताता है कि वो 15 साल का है, तो बिग मॉम कहती है 15? कितने छोटे हो तुम। अब बिग मॉम यहाँ पे इतना शॉकिंग रिएक्शन इसलिए दे रही होगी क्योंकि देखो काइडो 15 साल का है और छोटा था, बट पहले से बहुत स्ट्रांग होगा, उसने कुछ किया होगा, पता नहीं भाई, कुछ भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से बिग मॉम इतनी शॉक हुई होगी कि ये सिर्फ 15 साल का इतना छोटा लड़का है। या फिर गाइज ऐसा हो सकता है कि बिग मॉम जब काइडो से मिली होगी तो मे भी वो लोग रॉक्स पायरेट में जस्ट भर्ती हो रहे होंगे। और हम लोगों को तो रॉक्स पायरेट्स के बारे में पता ही है कि वहाँ पे बस स्ट्रांग लोग ही होते हैं और वो लोग एक दूसरे के क्रूमेट्स को भी मार देते थे और उनमें से जो स्ट्रांग कैंडिडेट्स बचते थे बस वही रहते थे। एकदम वैसे ही जैसे ब्लैकबीयर्ड ने इम्पेल डाउन में किया था कि सारे प्रिजनर्स को लड़ा दिया था और उनमें से जो स्ट्रॉन्ग प्रिजनर्स बचे थे उनको अपने क्रू में शामिल कर लिया था। मे भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से बिग मॉम इतनी शॉक हुई होगी। फिर हम चैप्टर के एंड में लूफी को देख सकते हैं जो स्नेक मैन का यूज़ करता है और गोमू गोमू नो हाइड्रा नाम के एक नई टेक्निक का यूज़ करके काइडो पे अटैक कर देता है। लूफी कहता है जब तक मेरी एनर्जी खत्म नहीं हो जाती मैं तुम पर हमला करना बंद नहीं करूंगा, मैं डेफिनेटली तुम्हें वानों से बाहर निकालने वाला हूँ। लूफी के नए अटैक का ट्रांसलेशन 9 हेडेड ड्रैगन होता है। अब इस अटैक का नाम ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि लूफी ने अपने ढेर सारे हाथ बनाए होंगे और हमने इम्पेल डाउन में तो देखा ही था कि मैगेलन का अटैक होता है हाइड्रा वेनम करके कुछ, तो मे बी लूफी ने उससे इंस्पायर होकर कुछ बनाया हो। बट ये अटैक बहुत ओपी होने वाला है और देखने में बहुत मज़ा आने वाला है और ये अटैक बहुत पावरफुल भी होगा और मे बी ये काइडो को हराने में बहुत काम भी आ जाए। देखते आगे क्या होता है। और गाइज हम यहाँ पे एक बात तो समझ ही सकते हैं कि अब लूफी काइडो को हराने वाला है, मतलब अभी नहीं, बट भाई ये लास्ट फाइट होने वाली है। इसके बाद मुझे नहीं लगता लूफी हारेगा, ऐसा कुछ होगा, ये इनका फाइनल बैटल होने वाला है। अब जो भी रिजल्ट हो हम देख लेंगे, बट मुझे नहीं लगता कि लूफी हारने वाला है। अब गोरोसे ने CP0 को जो ऑर्डर दिया है ना कि लूफी को एलिमिनेट करो, उससे में भी रॉबिन बच जाए, जो कि एक बहुत अच्छी बात हो गई है क्योंकि हम लोग इतने चैप्टर से सोच रहे थे कि रॉबिन को कौन बचाएगा, जो कि अब लूफी ने बचा लिया है। अब आई नो ये इनडायरेक्टली है, बट हुआ वही ना कि लूफी के पीछे पड़ गए इसलिए रॉबिन बच गई। तो भाई ये एक अच्छी बात हो गई कि रॉबिन तो बच गई फाइनली। बट अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि CP0 अब लूफी के पीछे जाएगी और लूफी तो ऑलरेडी काइडो के साथ फाइट कर रहा है, तो अगर लूफी काइडो को हरा भी देता है तो भी उसके पास इतनी एनर्जी नहीं रहेगी कि वो उसके बाद CP0 के बॉस का सामना कर पाए। तो भाई अब हमें यही देखना होगा कि अब होता क्या है, मतलब लूफी को कैसे बचाया जाता है। क्योंकि देखो तो निको रॉबिन को तो पकड़ने का ऑर्डर था, लेकिन लूफी को सीधा एलिमिनेट कर देने का ऑर्डर मिला है। अब गोरोसे ने ये ऑर्डर क्यों दिया इतने सडनली? क्या वो लूफी के डेविल फ्रूट के बारे में बात कर रहे थे जिसकी वजह से उसे एलिमिनेट करना पड़ रहा है, या फिर कोई और चीज़ है? ये सब चीज़ें जानने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो गाइज आपको क्या लगता है, लूफी ने अपने डेविल फ्रूट की अवेकनिंग कर ली है या नहीं? वो योनको लेवल पहुंच गया है या नहीं? क्या वो काइडो को हराएगा या नहीं? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना गाइज। मेरे दिमाग में तो एक थ्योरी ये भी आ रही है गाइज कि काइडो लूफी से इम्प्रेस हो जाएगा और उसे रियलाइज़ हो जाएगा कि लूफी जॉय बॉय है, तो मे भी काइडो ही CP0 से लड़के लूफी को बचा ले या फिर खुद को सैक्रिफाइस कर दे लूफी के लिए। क्या पता भाई, कुछ भी हो सकता है।